नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पैडी पिमलेट और टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर रिसेंटली दोनों ने कोलैब किया। बट स्पेशली जब पैडी पिमलेट की बात आती है तो वो यहां पर अरमान सरूकिन को लेकर काफी बड़ी बातें बोलता है और इसको लेकर उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो लेट्स सी कि पैडी ने अरमान के बारे में बोला क्या है, जहां पर वो सबसे पहले अरमान सरूकिन के रिच होने पर ट्रोल करता है, जिधर पैडी का ये कहना था कि अभी तक अरमान सरूकिन को सब कुछ प्लेट में मिला है और उसे लगता है कि उसके लिए सब कुछ इजी लाइफ है। बट जब उसने इस्लाम की फाइट से पुल आउट किया तब उसे रियलाइज हुआ कि यूएफसी इसकी शिट नहीं देती है। रिसेंटली जिन ओपोनेंट्स के साथ अरमान सरूकिन ने फाइट की है उनको लेकर यहां पर जो पैडी पिमलेट ने बोला है उससे पैडी पिमलेट को खुद भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जहां पर पैडी कहता है कि जब अरमान को मैथ्यूज गैमरॉड का रीमैच ऑफर हुआ तो अरमान ने ये फाइट करने से मना कर दिया, बल्कि उसने फेवरेबल मैचअप यानी कि डैन हुकर के साथ फाइट की। वेरस इससे पहले अगर हम देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट जो अरमान ने की थी वो बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट थी और काफी लोग इंक्लूडिंग हिम ये बिलीव करते हैं कि अरमान सरूकिन वो फाइट को हारा था। अरमान ने इसके साथ बेनील दारुश के साथ फाइट की है जो लेट्स बी ऑनेस्ट 48 इयर्स का हो चुका है, जो ऑब्वियसली बेनील दारुश नहीं है, बट वी गेट इट। यहां पर पैडी पिमलेट बोलना चाह रहा है कि बेनील दारुश ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओल्ड फाइटर है। और फिर से उसके बाद गैमरॉड की बात करते हुए पैडी पिमलेट ये बोलता है कि पहली फाइट में भी अगर हम देखें तो गैमरॉड बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था अरमान को सबमिट करने में, और फिर चार्ल्स ओलिवेरा ने भी सेम ही किया था। तो इससे पता चलता है कि बेशक अरमान सरूकिन की रेसलिंग बहुत अच्छी है, बट ओवरऑल जब ग्रैपलिंग की बात करते हैं तो अरमान की ग्रैपलिंग बहुत बुरी है। डैन हुकर की जगह अगर वो होता तो वो डेफिनेटली अरमान सरूकिन को गिलेटिन चोक से सबमिट कर देता। और रही अरमान सरूकिन वर्सेस डैन हुकर की बात, तो सब ये जानते हैं कि ये अरमान के लिए बहुत ही फेवरेबल मैचअप था और डैन हुकर काइंड ऑफ एक शिट फाइटर है। अब देखो यहां पर जो पैडी पिमलेट ने सारे पॉइंट्स को रखा है उससे मैं एक पॉइंट से डेफिनेटली एग्री करता हूं, क्योंकि वो एक एक्चुअल फैक्ट है। अरमान सरूकिन को ऑफर हुई थी मैथ्यूज गैमरॉड के साथ रीमैच फाइट और अरमान ने ये फाइट करने से मना कर दिया। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कोई भी फाइटर फाइट नहीं करना चाहता था अरमान से, बल्कि गैमरॉड पूरा रेडी था। बट यही एक ऐसी फाइट है जिसको लेने से अरमान ने डिक्लाइन किया था। बट क्यों यहां पर खुद भी पैडी पिमलेट ट्रोल हो रहा है तो वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर पैडी पिमलेट लेवल ऑफ कंपटीशन की बात कर रहा है। तो अरमान के रीसेंट ओपोनेंट्स वर्सेस पैडी पिमलेट के रीसेंट ओपोनेंट्स को उठाएं तो पैडी पिमलेट के रीसेंट ओपोनेंट्स तो और भी ज्यादा बुरे हैं। अगर मुझे कोई स्टैट मिलता तो मैं लगा दूंगा, बट पैडी के ओपोनेंट्स लाइक बॉबी ग्रीन, टोनी फर्गुसन और माइकल चैंडलर, इनका शायद से कंबाइंड रिकॉर्ड 0-13 का है और इनको पैडी पिमलेट हरा के टॉप 5 में आ चुका है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट की वजह से पैडी पिमलेट को ट्रोल बैक किया जा रहा है। और इसके बाद जो पैडी पिमलेट ने बोला था कि अरमान सरूकिन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में उसे लगा कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट को विन किया है, तो ऐसे जब हम पैडी पिमलेट की फाइट को देखते हैं तो जैरेड गॉर्डन से तो वो गारंटी फाइट को हारा था। अरमान वर्सेस ओलिवेरा का चलो ये भी बोल सकते हैं कि जो पर्सन ज्यादा ग्रैपलिंग को इंपॉर्टेंस देता है उनके ओपिनियन में चार्ल्स ओलिवेरा फाइट को विन किया, वेयरएज जो फाइटर स्ट्राइकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो अरमान को ज्यादा विन करवाएगा। बट ओवरऑल ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट थी। बट सेम जब हम पैडी पिमलेट और जैरेड गॉर्डन की फाइट को देखते हैं तो वहां पर मेरी ओपिनियन में, और ये चीज मेजॉरिटी लोग भी मानते हैं, कि वहां पर एक क्लियर रॉबरी हुई थी और जैरेड गॉर्डन को फाइट को विन करना चाहिए था। तो फेवरेबल मैचअप्स की जब बात आती है या फिर क्लोज फाइट्स की बात आती है तो ये एग्जैक्टली सेम पैडी पिमलेट के साथ भी हो रहा है। और इसीलिए पैडी पिमलेट ने ये जो सारी बातें बोली अरमान को लेकर, इसको लेकर पैडी खुद भी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है। अब इसके बाद पैडी पिमलेट लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया और फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में बात करता है, जहां पर पैडी ये बिलीव करता है कि अभी जो इलिया टोपुरिया का ऑनगोइंग मैटर चला है यानी कि कोर्ट केस चला है, वो अगर बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो उसे नहीं लगता कि इलिया टोपुरिया एग्जैक्टली सेम जो जॉन जोन्स ने किया था वो करने वाला है, यानी कि वो बेल्ट को होल्ड करके रखेगा, बल्कि उसकी ओपिनियन में इलिया टोपुरिया बेल्ट को विकेट करने वाला है और यूएफसी 324 में जो वो जस्टिन गेची को बीट करके इंटरम चैंपियन बनेगा, वो चीज ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन में। इसी के साथ जो फेदरवेट डिवीजन में रीमैच होने वाला है यानी कि अलेक्जेंडर और डिएगो लोपेस का जो रीमैच है, वहां पर वो बिलीव करता है कि अगर अलेक्जेंडर डिएगो लोपेस को बीट कर देता है तो मे बी अलेक्जेंडर फिर से ट्राई करे लाइट वेट डिवीजन में आने की, जहां पर क्योंकि वो लाइट वेट का चैंपियन होगा तो मे बी अलेक्जेंडर ये सोचे कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मैचअप है और इसीलिए वो फिर से ट्राई करे डबल चैंपियन बनने की। वैसे तो अभी तक ये वाला एंगल किसी ने भी नहीं सोचा है, क्योंकि इलिया टोपुरिया स्टिल चैंपियन है और जब तक इलिया टोपुरिया चैंपियन है आई डोंट थिंक सो कि अलेक्जेंडर को ऊपर जाने देंगे। बट यहां पर पैडी पिमलेट ने बहुत
बहुत ही अच्छा पॉइंट को उठाया है कि अगर इलिया टुपुरिया बेल्ट को विकेट कर देता है और वो जस्टिन गेची को बीट कर देता है तो नॉट गोना लाई, ये चीज अब मेरे दिमाग में भी आ रही है कि मे बी अलेक्जेंडर फिर एक और बार ट्राई करे डबल चैंपियन बनने की, और पैडी पिम्बलेट का मैचअप एक्चुअली में अलेक्जेंडर के लिए एक गुड मैचअप है। तो हु नोस, ये 2026 का ईयर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सबके लिए, जहां पर पैडी पिम्बलेट और अलेक्जेंडर की फाइट हो रही है फॉर द लाइट वेट चैंपियनशिप बेल्ट। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर जैक डेला मेडिलेना के बारे में, जहां पर फाइनली जेडीएम थोड़ा सा ओपन अप होता है और अपनी फ्यूचर फाइट्स के बारे में बात करता है। और यहां पर उसने बहुत सारे फाइटर्स के बारे में बात की है, और ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि जब भी जेडीएम से पूछा जा रहा था कि क्या वो इस ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा या फिर वो इस ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा, तो हर एक ओपोनेंट को लेकर जेडीएम हमेशा ये बोल रहा था कि वो रेडी है उनके साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो जेडीएम इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया के मैचअप को लेकर बोलता है, जहां पर जेडीएम भी बिलीव करता है कि इस्लाम महाचेव का जो साइज है वो टू मच रहने वाला है इलिया टुपुरिया के लिए। फाइट मैचअप थोड़ा सा क्लोज है, बट वो स्टिल ये बिलीव करता है कि इस्लाम महाचेव फाइट को विन करेगा क्योंकि उसके पास साइज की एडवांटेज है। बट वंस अगेन इलिया टुपुरिया को काउंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि इलिया टुपुरिया एक हैवी पंचर है, और अगर वो फाइट को फीट में बना के रखता है तो इलिया टुपुरिया के पास भी चांस है इस्लाम को नॉकआउट करने का। अब इसके बाद जेडीएम से ये भी पूछा जाता है कि पहले ये टॉक्स चली थी कि अगर वो इस्लाम को बीट करके चैंपियन बना रहता और इलिया टुपुरिया 170 पाउंड्स में आ जाता तो उन दोनों की फाइट होती, तो जेडीएम को क्या लगता है अगर ये मैचअप बनता तो फाइट का रिजल्ट क्या होता? तो जेडीएम का यहां पर कहना था कि वो रेकन करता है ही वुड हैव गेट हिम, यानी बेसिकली जेडीएम ये बिलीव करता है कि वो इलिया टुपुरिया को नॉकआउट कर देता। अब इसके बाद जैक से पूछा जाता है कि वो कौन सा ओपोनेंट चाहता है अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए, तो यहां पर जेडीएम कहता है कि वो रियली फाइट करना चाहता है शाफकात राखमनोव के साथ। इस्लाम की फाइट में सबने देखा कि इस्लाम ने उसके ऊपर टॉप पोजीशन को बनाया हुआ था, उसे पूरी फाइट में पिन डाउन करके रखा और फाइट को वो विन कर गया, तो इसीलिए वो अब चाहता है कि वो शाफकात राखमनोव के साथ फाइट करे, जहां पर शाफकात एक टॉप लेवल का फाइटर है। एंड ऑल्सो अगर वो शाफकात जैसे ओपोनेंट को बीट कर देता है तो नॉट ओनली वो अपनी फाइट गेम को इवॉल्व करेगा, बट ऑल्सो इसके साथ एक ही फाइट के बाद उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस मैचअप, क्योंकि शाफकात राखमनोव एक ऐसा फाइटर नहीं है जो जेडीएम को बस ग्राउंड में ही होल्ड करके रखेगा, बट शाफकात तुम बोल सकते हो एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइटर है जो फाइट को फीट में भी रखता है, अपने ओपोनेंट्स के साथ स्ट्राइकिंग भी करता है। और वैसे भी देखा जाए तो पहले भी इन दोनों फाइटर्स की 2 बार फाइट्स को बनाया गया, बट एक बार जेडीएम खुद इंजर्ड हो जाता है और दूसरी बार शाफकात इंजर्ड हो गया था। अब जैसे मैंने इसके बाद कहा कि जो भी फाइटर का नाम लिया जा रहा था, जेडीएम बेसिकली हर एक फाइटर के लिए एग्री कर रहा था कि वो फाइट करेगा उनके साथ, जहां पर वॉक इन बकली का नाम भी लिया गया और यहां पर जेडीएम एग्री कर जाता है फाइट करने से। पर मुझे नहीं लगता कि ये फाइट मैचअप बनेगा, बल्कि जो मैचअप नेक्स्ट बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर एक और टॉप वेल्टरवेट फाइटर, वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स कार्लोस प्राटिस ने कॉल आउट किया है जैक डेला मेडिलेना को, और जेडीएम ने इसका रिप्लाई भी दे दिया है। तो कार्लोस प्राटिस ये वाली फोटो को पोस्ट करता है, जहां पर हम देख सकते हैं उसने जेडीएम और उसके मैचअप को रखा है यूएफसी 327 में। तो इसको लेकर जेडीएम का रिप्लाई आ चुका है, जहां पर जेडीएम कहता है वो फॉर श्योर इन है ये मैचअप के लिए। कार्लोस प्राटिस के पास प्रीटी गुड स्ट्राइकिंग है, बट वो रेकन करता है कि वो कार्लोस प्राटिस को फिनिश कर देगा। अगर दोनों की फाइट हो जाती है तो ये डेफिनेटली फाइट एक हाई मैग्नीट्यूड की फाइट है, इसीलिए वो चाहता है कि ये फाइट 5 राउंड्स की हो। दोनों के बीच में अगर ये फाइट 5 राउंड्स की होती है तो मान के चलो कि ये फाइट एक को मेन इवेंट फाइट रहेगी, बट देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि एक और फाइटर ने जेडीएम को कॉल आउट किया था, यानी कि लास्ट ईयर माइकल मोरालेस ने ये रिवील किया था कि यूएफसी चाहती है कि वो जेडीएम के साथ फाइट करे यूएफसी व्हाइट हाउस में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइटर यिरी प्रोहास्का के बारे में, जहां पर यिरी प्रोहास्का ने अपनी केस को रख दिया है कि वो चाहता है कि वो लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करे। वो केयर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट कौन होगा, यानी कि वो केयर नहीं करता कि वो फिर से एलेक्स परेरा के साथ फाइट कर रहा है या फिर कोई और ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है, बट डेफिनेटली उसे लगता है कि वो इस पोजीशन में जहां पर वो फिर से लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर एलेक्स परेरा को फिर से बोलती है यूएफसी कि लाइट हेवीवेट में उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी, तो फिर मोस्ट लाइकली जो एलेक्स परेरा का नेक्स्ट ओपोनेंट रहेगा वो कार्लोस अल्बर्ग रहने वाला है, ना कि यिरी प्रोहास्का। डेफिनेटली यिरी प्रोहास्का भी डिजर्व करता है टाइटल शॉट, और वो तो फाइट्स को और भी इंप्रेसिव वे से विन कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे वो 2 बार नॉकआउट हो चुका है एलेक्स परेरा से, और उसके बाद उसे ट्रिलॉजी फाइट करने को मिल रही है। आई डोंट थिंक
सो कि यूएफसी करवाएगी, इसीलिए मेरी ओपिनियन में अगर एलेक्स परेरा लाइट हेवीवेट में फाइट किया तो उसके सामने फ्रेश ओपोनेंट को रखा जाएगा, यानी कि प्रोबेबली होगा कार्लोस अल्बर्ग। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो जानकर मैंने इसको थोड़ा सा लास्ट में रखा है, जहां पर ये अपडेट इलिया टुपुरे का जो ऑनगोइंग मैटर चल रहा है उसको लेकर है। और यहां पर तुम देख सकते हो ये सेकंड प्रॉपर स्टेटमेंट है जो इलिया टुपुरे ने रिलीज की है। अब पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बट यहां पर क्या बोल रहा है इलिया टुपुरिया, तो बेसिकली यहां पर इलिया टुपुरिया जो मीडिया के आउटलेट्स हैं उन्हें बोल रहा है कि उसके बारे में फेक न्यूज को स्प्रेड करना बंद करें। 2-3 दिन के बाद जो इलिया टुपुरे की कोर्ट हियरिंग होने वाली है, ये चीज मैंने भी कवर की थी, और वहां पर यह भी बोला जा रहा था कि जो इलिया टुपुरे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है उसको लेकर भी हियरिंग होने वाली है। तो इसी चीज को लेकर इलिया टुपुरिया थोड़ा सा एंग्री है कि मीडिया ने उसके बारे में फेक न्यूज को स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि ये जो हियरिंग होने वाली है ये बस उसकी जो डॉटर है उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी उसको लेकर है। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। यहां पर दोनों पार्टीज बस अपने अपने पॉइंट्स को रखने वाले हैं और इसके अलावा कुछ और बात नहीं होने वाली है। तो ये जो बोला जा रहा था कि इलिया टुपुरे को उसके ऊपर जो वायलेंस का केस लगा है उस चीज को लेकर भी डिफेंड करना पड़ेगा, तो वो चीज फेक न्यूज है। तो यही पूरा आर्टिकल बोलता है। अगर तुम्हें पॉज करके पढ़ना होगा तुम पढ़ सकते हो, बट दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।